एक महान देश, विश्व व्यापार का प्राचीन केंद्र। आज हम फिर से तरक्की कर रहे हैं। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए। तो देखते हैं सबसे अनोखी कहानियां, बड़े सपनों, बड़े टेक और ऊंची सोच की, जो मिलकर बना रहे हैं दुनिया के सबसे अनोखे और नए जमाने के इंजीनियरिंग अजूबे, ताकि बिल्कुल नए इंडिया की अनोखी नींव रखी जा सके। आइए देखते हैं कि क्या चाहिए इंडिया को बिल्ड करने के लिए। अपने आसपास देखिए। आपके आसपास की ज्यादातर चीजें, चाहे वो आपके पसंदीदा गैजेट्स हैं या आपकी कार को चलाने वाला पेट्रोल, सभी ने कुछ वक्त शिप पर बिताया ही होगा। नमस्कार, मैं हूं वैभव डांगे। आज हम देखने वाले हैं गेटवेज ऑफ ट्रेड, जो हमें देंगे 5 लाख करोड़ की नई आर्थिक मजबूती, जो बिल्ड करेगा इंडिया को। आज बनते देखेंगे गुजरात के सबसे बिजी पोर्ट्स में से एक, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का गेटवे, ओडिशा का सबसे बड़ा पोर्ट, ईस्ट इंडिया की तेजी से बढ़ती स्टील इंडस्ट्री का गेटवे और इंडिया का सबसे बेहतरीन पोर्ट, इंडिया के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स कैपिटल का भविष्य। दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करती हैं ये शिप्स। देश का 40% से भी ज्यादा समुद्री कारोबार होता है गुजरात के इन सुंदर समुद्री किनारों के जरिए। और इस वक्त 4 करोड़ 70 लाख डॉलर से ज्यादा गुजरात के कांडला के दीनदयाल पोर्ट पर खर्च किए जा रहे हैं, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाए। प्लेन से पहले, ट्रेन से पहले, यहां तक कि प्राचीन सिल्क रूट से भी पहले, शिप्स इंडस वैली या आज के गुजरात के समुद्री किनारे से मेसोपोटामिया या आज के मिडिल ईस्ट के लिए निकलते थे। ये दोनों दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं जो समुद्री रास्तों से जुड़ी थी। आज दुनिया में 90% से ज्यादा कारोबार समुद्र के जरिए होता है, और ऐसा इंडिया में भी है। इंडिया के समुद्री किनारे, जो कि विशाल 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, इंडिया के 200 से भी ज्यादा पोर्ट्स पर हर साल 120 करोड़ मैट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को हैंडल किया जाता है। लेकिन इंडिया के तेजी से बढ़ते मार्केट्स की वजह से पोर्ट्स में 2030 तक 250 करोड़ मैट्रिक टन कार्गो का कारोबार होगा। और इसीलिए शुरू हुआ सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला एक नेशनल प्रोग्राम है। इसकी 5 बुनियाद हैं। इसमें सबसे पहला है पोर्ट्स को नए जमाने का बनाना। हम सभी पोर्ट्स को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो दुनिया के कारोबार से आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहें। दूसरा है सभी पोर्ट्स को आपस में जोड़ना। ये उन इलाकों को जोड़ने के लिए है जहां पर समुद्र है ही नहीं। तीसरा है पोर्ट का इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसके बाद चौथा है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, और सबसे आखिरी है कोस्टल शिपिंग और उसके साथ इनलैंड वाटरवेज। तो ये सागरमाला प्रोग्राम की 5 बुनियाद हैं, और अब ये पूरी तरह से बनकर आखिरकार तैयार हो रहा है। ये टाइडल पोर्ट है, इसलिए जेएम बख्शी क्रू के लिए दीनदयाल पोर्ट के इस टर्मिनल को अपग्रेड करना आसान नहीं है। मैप पर इसकी जगह इस पोर्ट को एक खास जियोग्राफिकल फायदा पहुंचाती है। कांडला मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिकली खास जगह पर है। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के गेटवे के बाहर है, इसलिए यहाँ से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और फिर जाहिर है कश्मीर तक और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुँचा जा सकता है। इसलिए लॉजिस्टिकली ये बेहद अहम है, क्योंकि ये एक ऐसा गेटवे है जहाँ पर सब कुछ, यानी पूरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंजम्पशन इंडिया के इसी हिस्से से आता है। इसलिए कांडला अहम है। ये गेटवे है, एक मेन गेटवे देश के रोड और रेल नेटवर्क का।
ये ज्यादातर नॉर्थ इंडियाज एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स का पसंदीदा पोर्ट है और इस पोर्ट से हर साल 11 करोड़ 40 लाख मैट्रिक टन कार्गो का आना जाना होता है। लेकिन यहां टीम को रोज अरेबियन समुद्र की हलचल भरी टाइड से जूझना पड़ता है। टाइड्स दिन में 2 बार बदलती हैं। शिप्स हिफाजत के साथ तब ही आ जा सकती हैं जब यहां लहरें ऊंची हों। इसका मतलब है क्रू के पास शिप में सामान चढ़ाने और उतारने के लिए 12 घंटे से भी कम समय है। हमारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के लिए ये हमेशा से चुनौती भरा रहा है, क्योंकि हमारे पास शिप पर काम खत्म करने के लिए थोड़ा ही वक्त होता है। किसी शिप के लिए ये 12 घंटे हो सकते हैं, 24, 36, 48 भी हो सकते हैं। हमें इस तरह से शिफ्ट प्लान करना होता है। तो टाइडल पोर्ट में शिप पर काम करने के लिए हम लोगों को रिवर्स प्लानिंग करनी होती है। यहां काम शुरू करने के बाद से क्रू दीनदयाल के पोर्ट पर खास तौर से बनाए हुए रेल माउंटेड क्वे क्रेन्स यूज करने लगा। यहां रुकने वाली हर शिप क्रेन के ऑपरेटर पर पूरी तरह निर्भर होती है। ये हमें जो वेसल है वो टाइमिंग रहता है, वो टाइमिंग से सेल करना पड़ता है। तो क्या मूवमेंट सब फास्ट रहता है, तो उसके सेफ्टी के सब ध्यान में रखते हुए कंटेनर कहीं डैमेज ना हो जाए, वेसल कहीं कोई डैमेज ना होगा, नीचे इतने सारे लोग हैं, तो वो सब को देखते हुए पूरा सेफ्टी से काम करना पड़ता है। ये काम और मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि पोर्ट को बड़ा करने का काम शुरू हुआ है। हमने जब टर्मिनल पर काम शुरू किया, यहाँ पर 220 मीटर तक की शिप ही आ सकती थी। सिमुलेशन एक्सरसाइज किए गए ताकि शिप की सुरक्षा को कायम रखा जा सके। इसलिए कांडला के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई है, क्योंकि यहाँ अब 300 मीटर से ज्यादा बड़ी शिप्स पर काम किया जा सकता है और 6000 ट्यूब से ज्यादा शिप्स पर भी काम किया जा चुका है। और सबसे ज्यादा कंटेनर जो हमारे शिप पर चढ़ाए गए वो है 3851। इस डॉक पर जेएम बख्शी क्रू को हर काम तेजी से करना होगा, क्योंकि जरूरी कार्गो ज्यादा देर यार्ड में नहीं रुक सकता। इंडस्ट्रीज के लिए हर गुजरता हुआ मिनट मतलब पैसे की बर्बादी है। टीम अब कंटेनर्स को यार्ड में ले जाने के लिए रबर टायर गैंट्री क्रेन्स, जगह के भरपूर यूज के लिए रीच स्टैकर्स और एम्प्टी कंटेनर हैंडलर्स को यहां लेकर आई है। आज कांडला कंटेनर पोर्ट पर रेल से भी पहुंचा जा सकता है, जिससे पूरे नॉर्थ इंडिया में लॉजिस्टिक्स का खर्चा बहुत कम हो गया है। ये तो बस शुरुआत है। कांडला के दीनदयाल पोर्ट को और भी ज्यादा बढ़ाने के प्लान्स हैं, जिससे और बर्थ्स और टर्मिनल्स, यहां तक कि नया टाउनशिप बनेगा। 1600 किलोमीटर लंबे समुद्री किनारों पर 42 पोर्ट्स मौजूद होंगे और गुजरात देश भर में बिजनेस का धमाका करने के लिए अब तैयार है। हमारे रोड्स और ब्रिजेस को शायद हल्के में लेना आसान हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रॉ मटेरियल्स को कैसे ले जाया जाता है? लगभग $45 करोड़ प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है ताकि बड़े से बड़े शिप्स आ जा सकें। इतने बड़े कि कम से कम 6 ब्रुकलिन ब्रिजेस को एक साथ उठाकर ले जा सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जिंदगी, काम और तरक्की मुमकिन है और इसकी बुनियाद है ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री। दुनिया में स्टील बनाने में इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। यह देश साल में 14 करोड़ टन स्टील बना सकता है
5वें हिस्से से भी ज्यादा बनाने वाला उड़ीसा नेशनल स्टील कैपिटल है और ये और ज्यादा स्टील बनाने वाला है। लेकिन स्टील को ले जाना आसान काम नहीं है। इस टर्मिनल पर जेएम बख्शी क्रू को मिट्टी और पानी के प्रति मेटल की सेंसिटिविटी का भी ख्याल रखना होगा। पहले के वक्त में यहाँ पारादीप में ऐसा कोई भी टर्मिनल नहीं था और पिछले 3-4 सालों में ये पहली बार हुआ कि ये टर्मिनल काम कर रहा है। क्योंकि असली बात यह है कि अगर आप वाकई पोर्ट के अंदर देखते हैं आपको एक साफ बर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी भी टर्मिनल से स्टील एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको साफ कार्गो टर्मिनल की सख्त जरूरत होती है। क्रू पारादीप पोर्ट को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाए जिससे स्टील को लाना ले जाना आसान हो जाए। भीतरी इलाकों से रोड कनेक्टिविटी तो अच्छी है ही और अब पारादीप पोर्ट पर भारी माल के लिए सीधा रेल कनेक्शन भी है। ये एक ऐसा टर्मिनल है जिसके पास खुद की 2 रेल साइडिंग्स हैं और वो फुल लेंथ साइडिंग्स हैं जो कि इसे सीधा ईस्ट कोस्ट रेलवे नेटवर्क से जोड़ती हैं। तो ये एक फ़ायदा है क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर कार्गो एक्सपोर्ट होता है और वो ज़्यादातर डायरेक्टली प्लांट से आता है, इसीलिए रेलवे कनेक्टिविटी एक अच्छी चीज़ है। ये मेटल्स खारे पानी के संपर्क में आने से खराब हो सकते हैं और इसीलिए इन्हें कंटेनर्स में जल्दी चढ़ाया जाता है। मेटल्स को ले जाना नाजुक काम है। छोटी सी गलती भी इंसान और सामान दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। हम आईटी सिस्टम्स लेकर आए हैं। हमारे पास टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके जरिए हम वेसल ऑपरेशंस और यार्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं। इस जेटी ने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। पोर्ट्स जहां भारी भरकम सामान आता जाता रहता है, वहां बड़े शिप्स को डॉक करवाने के लिए गहरा समुद्र चाहिए। जेएम बख्शी ने बड़े स्तर पर ड्रेजिंग करके इस समुद्री किनारे की गहराइयों को और बढ़ाया है। इसकी जेटी पूरे 450 मीटर लंबी है और अब पारादीप पोर्ट के पास एक डीप ड्राफ्ट टर्मिनल है जो 24 घंटे काम करता है, जिसके जरिए ओडिशा से पूरी दुनिया में 28 लाख टन स्टील भेजा गया और वो भी सिर्फ 1 साल में। ये टर्मिनल हमारे अंगुल स्टील प्लांट के बेहद करीब है। ये एक क्लीन कार्गो टर्मिनल है और इस तरह के कार्गो के लिए पारादीप में और कोई टर्मिनल नहीं है। यहाँ ज़्यादातर यूरोपियन देशों का सामान आता है और हम यहाँ से सामान कनाडा और यूके भेजते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से सामान भेजते हैं चाइना, इंडोनेशिया और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो स्टील इंडस्ट्री के हिसाब से फिनिश्ड गुड्स के मामले में पारादीप पोर्ट सबसे शानदार जगह पर है, क्योंकि पोर्ट तक पहुंचने में जितना वक्त लगता है और फिर वहां से इंटरनेशनल मार्केट्स तक, इसलिए मुझे लगता है ये पोर्ट बहुत जरूरी है। पारादीप जैसा पोर्ट पूरे इंडिया के ईस्ट कोस्ट में कहीं पर भी नहीं है। और तो और स्टील पोर्ट के हिसाब से मुझे लगता है पारादीप देश का सबसे बेहतरीन पोर्ट है और इसलिए स्टील इंडस्ट्री इतनी कामयाब हुई है। इसलिए पारादीप पोर्ट एक अहम गेटवे है। ओडिशा का पहला पोर्ट पारादीप, इसकी शुरुआत 1966 में
आयरन ओर के लिए सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी पोर्ट के रूप में हुई थी। और बस पिछले 8 सालों में ही पारादीप पोर्ट ने हर शिप के टर्न अराउंड टाइम को 7 दिन से कम करके बस 2 का कर दिया है। हालांकि यहां आने वाला कार्गो साल के 4.5 करोड़ टन से बढ़कर रिकॉर्ड तोड़ 11 करोड़ 7 लाख टन से ज्यादा हो गया है। पारादीप इंडिया का दूसरा सबसे बिजी पोर्ट है। पारादीप पोर्ट अब बन चुका है आर्थिक विकास और व्यापार का नया गढ़ उड़ीसा और इंडिया के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में, यह बस एक स्मारक नहीं है, यह इंडिया का सबसे बेहतरीन पोर्ट भी है। यह दुनिया के 200 देशों से जुड़ा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट सागरमाला प्रोजेक्ट के पोर्ट को बढ़ाने के प्लान्स के लिए बेहद जरूरी है। एक 20 या 40 फुट लंबा रेक्टेंगुलर स्टील बॉक्स, ये दुनिया के लॉजिस्टिक्स चेन में एक क्रांति की शुरुआत है। 1950 के दशक के आखिर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थैले, बैरल्स और खुले सामान की जगह कंटेनर्स ने ले ली। आदमी जब शिप पर सामान चढ़ाते थे तब हर टन के $6 लगते थे। कंटेनर ने इसकी कीमत कम करके बस 16 सेंट कर दी। आज 5000 से ज्यादा फ्रेटर्स $14 लाख की कीमत का सामान 1 करोड़ 70 लाख कंटेनर की मदद से दुनिया के पोर्ट्स में पहुंचा रहे हैं। कंटेनर का यूज ग्लोबलाइजेशन और दुनिया की इकोनॉमी की बुनियाद है। इंडिया में आने जाने वाले कंटेनर्स में से 43% से ज्यादा कंटेनर्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर आते हैं। JNPT की शुरुआत साल 1989 में हुई, खास कंटेनर्स को संभालने के लिए, जहां शायद हमने 10 लाख से कम TEUs के साथ शुरुआत की थी और 2022 में हमने 57 लाख TEUs हैंडल किए हैं। इस सफर का मतलब ये है कि इतने सालों में हम देश में कंटेनर को हैंडल करने वाले सबसे बड़े पोर्ट बन गए हैं। और दूसरी बात ये है कि हाल ही में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स ये बताता है कि पूरे देश में सबसे बेहतरीन पोर्ट हमारा है। लेकिन इस स्तर पर काम करने का मतलब है पोर्ट का एरिया बढ़ाना। सबसे पहले तो जाहिर है कि हमारे पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहां हम इतने बड़े वेसल्स हैंडल कर सकें। और दूसरी बात, हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट होने चाहिए। क्रेन्स ऐसे होने चाहिए जो मॉडर्न हो, ऑटोमेटेड हो, जो कंटेनर्स को हैंडल करने के काम आए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के हर कंटेनर पर नजर रखने और लाने ले जाने का काम इस बेहतरीन कंट्रोल रूम से किया जाता है। ये क्रू पोर्ट के खास पार्किंग प्लाजा से कंटेनर पर नजर रखती है, जहां पर ट्रक्स उन्हें लाते हैं, रुकते हैं, टर्मिनल की तरफ जाते हैं और फिर वहां से शिप्स के जरिए पूरी दुनिया के मार्केट में जाते हैं। छोटे से छोटे काम को भी बहुत सावधानी से ये क्रू 24 घंटे करती है। कंटेनर साइज को एक स्टैंडर्ड का बनाना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स की शुरुआत थी। आज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का केंद्र बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पोर्ट को नए जमाने का बनाने में और नए पोर्ट्स के पोर्ट डेवलपमेंट में हमने हमारी काबिलियत को दुगना कर लिया, चाहे वो कंटेनर्स हो या फिर लिक्विड। पोर्ट को दूसरे रास्तों से जोड़ने के लिए हमने सारे पोर्ट्स को स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज से 6 और 8 लेन रोड से
जोड़ दिया है। तो सागरमाला का पूरी तरह डेवलपमेंट हुआ है, जिससे कि काम करने की काबिलियत और असर बढ़ा है। पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ने इसी साल ये बताया है कि JNPT ने सभी सरकारी और प्राइवेट पोर्ट्स में बाकी सबसे बेहतरीन काम किया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इंडिया का ट्रेड सेंटर बनने की तैयारी कर रहा है, जिसमें खास इकोनॉमिक जोन होगा, जिससे पोर्ट की तरफ बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ेगा। इस जगह को $50 करोड़ के बिजनेस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए बनाया जा रहा है, जिससे 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां और इंडिया की इकोनॉमी में बेशुमार बढ़त देखने को मिलेगी। कारोबार के जरिए पिछले 15 सालों में इंडिया के पोर्ट्स में 25 करोड़ मेट्रिक टन की बढ़त देखी गई है। पिछले साल इंडिया के 200 पोर्ट्स में से टॉप 5 ने आज तक का सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखा और 2035 तक इंडियन पोर्ट्स पर $8,200 करोड़ खर्च होंगे, जिससे ये गेटवेज ऑफ ट्रेड नए इंडिया को बिल्ड करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।